Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और हम लोग पिछले क्लास के अंदर कर रहे थे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले 4 क्लासेस के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत उनकी फूड सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज कैसी रहती थी, उनके वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसा था, इंक्लूडिंग उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो आप में से जिन जिन विद्यार्थी अभी नए नए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हैं, उन सबका मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। साथों साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप हम लोग के साथ इस प्रकार की इनफैक्ट है ना जो गाइडेंस ले रहे हैं उससे हमको बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो सीरीज़ है पूरी स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी की, उसको आप लिनियरिटी में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग कंटिन्यूसली वीक में 4-5 डेज़ के आसपास आपको ये करवाएंगे, जहाँ पे मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक्स को कवर कराता रहूँगा सर। ठीक है, पिछला क्लास को थोड़ा रिविजन कर देते हैं। और रिविजन के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि हमने आज के पिछले क्लास के अंदर क्या पढ़ा हुआ है सर। ठीक है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन देख लिया था कि कैसे ये 4 फेजेस के अंदर होता है। हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि इसको किस तरह से ढूंढा गया है, किसी को पता नहीं था इसके बारे में सर। ठीक है, इसके बाद हमने इसके फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताया था। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये किस प्रकार की खेती का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की इरीगेशन की टेक्निक का इनफैक्ट डेवलपमेंट करते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट पॉइंट एज वेल सर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी इन द लास्ट क्लासेज ओनली सर। ठीक है, कि इनके यहाँ पे प्लानिंग कैसा रहता था सर। ठीक है ना, तो प्लानिंग का फीचर हमने पिछले क्लास के अंदर देख लिया था कि इनके फीचर्स के अंतर्गत किस किस प्रकार का प्लानिंग मॉडल रहता है। जैसे ग्रिड प्लानिंग हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इनकी हाउसिंग डिज़ाइन रहती है सर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये किस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट करते हैं। वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अद्भुत हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों का सर। ठीक है ना, तो वी हैव डिस्कस द वाटर मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल। हमने आपको पिछले क्लास में ये भी पढ़ा दिया था सर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप याद करिए पिछले क्लासेस को, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिकॉल, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द पोर्शन ऑफ द सोसाइटी सर, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत किस प्रकार की सोसाइटी, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। और सोसाइटी का बेसिकली हमने आधार कैसे बनाया था, तो मैंने आपको बरियल्स के आधारित समझाने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे कुछ प्रकार की सोशल हायरार्की हुआ करती थी, जो हमको इनके बरियल्स के द्वारा पता चलती है थोड़ी बहुत। साथों साथ हमने ये भी देखी थी कि कुछ कुछ लग्जरी आइटम्स हमको मिली है, लग्जरी आइटम्स मिली है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमको मिली है जो हम लोग कह सकते हैं कि ये वहाँ के अमीर लोग यूज़ करते थे। तो उनके ऊपर से भी हम लोग सोसाइटी का डिविजन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर। ठीक है, अदर देन दिस हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था वो उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ा था सर। ठीक है ना, और मैंने आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत बताया था कि किस प्रकार के स्पेशलाइज सेंटर्स इनके यहाँ पे डेवलप होते हैं। स्पेशलाइज सेंटर्स का मतलब ये है कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के व्यापार के मथक डेवलप हो गए, जैसे चाणूदर हो गया, जैसे लोथल हो गया, मोनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन एज वेल सर। ठीक है, उसके सिवाय हमने पिछले क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी इन द प्रीवियस सेशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द टॉपिक रिगार्डिंग द इकोनॉमिक आस्पेक्ट सर, है ना। और इकोनॉमिक आस्पेक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इनके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स का अपना महत्व था। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो वी गॉट एविडेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड ऑन दी सील्स, है ना। तो हमने पिछला क्लास अगर आप याद करिए, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस, तो हमने आपको इसके सील्स के बारे में बताया था सर। ठीक है ना, तो इन द लास्ट क्लास मैंने आपको हड़प्पा के सील्स के बारे में बता दिया था सर। इसके साथ साथ मैंने आपको स्क्रिप्ट के बारे में भी बताया था सर। ठीक है ना, कि इनकी यहाँ पे एक लिपि हुआ करती थी और लिपि दर्शाती है कि ये लोग अर्बनाइज लोग थे। ये लिपि दर्शाती है कि ये लोग बहुत ही लिटरेट लोग थे। लिटरेट का मतलब क्या है, ये पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, ये थोड़े बहुत समझू लोग हुआ करते थे सर। ठीक है ना, तो हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा हुआ था कि इनकी लिपि का क्या महत्व है, इनकी प्रासंगिकता किस तरह से इनके स्क्रिप्ट के ऊपर से रहती है सर, है ना। स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, वही एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न था सर। ठीक है ना, तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो है द रोल ऑफ स्टेट, है ना। रोल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि इनके यहाँ पे कोई राजा हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। इनके यहाँ पे इनफैक्ट मोनार्की हुआ करती थी या डेमोक्रेसी हुआ करती थी या कोई सरकार का प्रकर था सर। ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी थी कि नहीं थी, उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा विचारणा करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है ना, सो विल बी गोइंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट। आज के सेशन के अंदर हम लोग रोल ऑफ स्टेट के ऊपर जाएंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे राजाशाही,
मोनार्की का कोई अस्तित्व है कि नहीं है सर, ठीक है, सरकार थी तो कैसी हुआ करती थी, और उसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिल रहा है सर, है ना, वेयर डू वी गेट द एविडेंसेस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट सर, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको कहूँगा कि हमने अभी तक इतना कवर किया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट अगर आप इससे ज़्यादा और एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हो, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल की जब तैयारी करने की बात आएगी सर, ठीक है, हिस्ट्री जीएस की तैयारी आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री की ऑप्शनल बैच मेरी शुरू हो रही है फ्रॉम 14th of July सर, है ना। तो 14th जुलाई से आई एम स्टार्टिंग विथ ऑप्शनल बैच ऑन हिस्ट्री सर, ठीक है ना, जहाँ पे ये करीबन 5 to 6 मंथ्स के आसपास का कोर्स रहेगा, और इसमें हिस्ट्री के दोनों पेपर सर, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मैं करवाऊंगा सर, ठीक है। दिस विल इंक्लूड द प्रीवियस क्वेश्चंस, ऑल्सो यू विल ऑल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ मॉक क्वेश्चंस टू बी अटेंडिंग सर, और इसमें बहुत ही फाउंडेशन के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप में से जिन जिन लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल जुड़ना है वो हमारे साथ यहाँ जुड़ सकता है। बाकी जीएस हिस्ट्री के लिए भी मेरी नई बैचेस शुरू हो रही है सर, ठीक है। 21st of July से आई एम स्टार्टिंग विथ अ क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया, क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसी के बाद अगस्त के महीने के अंदर से सर, ठीक है ना, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी करने वाले हैं सर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जीएस पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका कवर करवा देंगे सर, ठीक है ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड ऑल दिस बैचेस। अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी के द्वारा तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड का नंबर है PN Live सर, ठीक है ना। तो ये मैं हूँ और आपको ये मेरा कोड दिख जाएगा। सो वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक द सब्सक्रिप्शन। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। अनअकैडमी के द्वारा आपको प्रॉमिस की जाता है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और अगर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं की हो रही है सर, ठीक है ना, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब 2 साल के अंदर 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सर, ठीक है। उसके अलावा आपको और भी चीज़ें हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, मेंस तक आपका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। मतलब आज अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आज के बाद 2 साल में ख़त्म नहीं होगा, 2023 की मेंस के बाद खत्म होगा, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी है, नोट्स की अवेलेबिलिटी आपको करवाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूड है, बहुत ही फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज है सर, है ना। 80 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड 30 टेस्ट फॉर मेंस। तो फाउंडेशन से ही आपकी हेल्प हो जाएगी पूरी तैयारी के अंतर्गत। जीएस मेंस और जीएस ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आज की तारीख में ले लीजिए सर, ठीक है। और आपको ये सब्सक्रिप्शन का कोड यूज़ करना है PN Live टू गेट 10% ऑफ वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आपको यहाँ से 10% की ऑफ भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा आपको ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जीएस हो गया, आइकॉनिक हो गया। आइकॉनिक के अंदर आपको एक मेंटर मिलते हैं डेडिकेटेड जो आपको हेल्प करेंगे इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल्सो डे टू डे लर्निंग प्रोसेस एज वेल सर, ठीक है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो। जीएस का 1 साल 2 साल 3 साल का अवेलेबल है, आइकॉनिक का भी 1-2 साल 3 साल का अवेलेबल है। बट टेकिंग द सब्सक्रिप्शन प्लीज़ मेक श्योर कि यूज़ दिस डिस्काउंट कोड PN Live, है ना, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ऑप्शनल का डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसके सिवाय अनअकैडमी की नई चैनल शुरू हो रही है, अनरेवल UPSC, है ना। तो 10 मिनट्स के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूरे दिन में आपको मिलेंगे। आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो 7 जुलाई से शुरू हो रही है। अदर देन दिस आपको कॉम्बैट मिलेगा, एवरी संडे आपको कॉम्बैट मिलता है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ कॉम्बैट के अंदर रैंकिंग लेके आए, लाइव टेस्ट के अंदर रैंकिंग लेके आए, तो अनअकैडमी आपको फ्री का स्कॉलरशिप देता है। कॉम्बैट भी फ्री के अंदर अटेंड करने के लिए आपको यही अनलॉक कोड को यूज़ करना है, वो है PN Live सर, है ना। तो प्लीज़ यूज़ दिस अनलॉक कोड PN Live, हमेशा आपको ये यूज़ करते रहना है। दिस विल फेच यू गुड, आई वुड से एंट्री टू द अनअकैडमी सर, है ना। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई है, जीएस की, ऑप्शनल वर्ल्ड अफेयर्स की, इनफैक्ट, है ना, करंट अफेयर्स की। तो वो भी आप अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज के क्लास के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट जो एंशिएंट अथॉरिटी थी इसका महत्व क्या है सर, ठीक है। अब देखिए, मोटी मोटी तौर के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे आज के क्लास के अंदर और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इतनी बड़ी शासन प्रणाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करिए कि कितना ह्यूज इनका एरिया हुआ करता था, मतलब मैंने आपको बताया करीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा इनका विस्तार था, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा सर, ठीक है। उसके अंदर कितनी बड़ी यूनिफॉर्मिटी है, कितनी बड़ी होमोजीनियस आपको एस्पेक्ट दिखेगा। होमोजीनिटी कहाँ दिखती है? प्लानिंग के अंदर आपको होमोजेनिटी दिखती है। प्लानिंग के अंदर दिखती है कि नहीं दिखती है सर, ठीक है ना। उसके सिवाय आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करिए तो हमको होमोजेनिटी दिखेगी इनके पूरे के पूरे डिज़ाइन मॉडल के अंदर, मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके अंदर हमको मिल जाते हैं सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर होमोजेनिटी दिखती है। इनके पास जो लिपि हुआ करती थी वो एक हुआ करती थी।
इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे तो इनके यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, बरियल्स की जो प्रैक्टिसेस हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे भी होमोजेनिटी है। मतलब ये है कि जितनी होमोजेनिटी होगी ये चीज़ दर्शाता है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अथॉरिटी बिहाइंड दैट। आप ब्रिक्स की साइज़ देख लीजिए, यू ट्राई टू सी द साइज़ ऑफ द ब्रिक्स एज वेल सर, ठीक है। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर जो ईंटों की साइज़ हमको मिली है वो भी कैसी मिली है, द साइज ऑफ द ब्रिक्स ऑल्सो डिफाइंड समथिंग इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन में मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ बहुत ही ओपननेस के साथ कि यहाँ काफ़ी सारा होमोजीनियस एस्पेक्ट ऑफ आपको एक अथॉरिटी दिखेगी सर। जब आप ब्रिक्स की डिज़ाइन सेम कर रहे हो, आप टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ लेके आ रहे हो, आप बाकी सारे चीज़ों के अंदर भी आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास काफ़ी सारा सेम टाइप ऑफ डिज़ाइन एस्पेक्ट है, तो क्या इन सब बेसिस के ऊपर से मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि पीछे कोई अथॉरिटी होगी सर। आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में आप देखोगे तो सील्स की डिज़ाइन भी सेम आ रही है, द नंबर ऑफ सील्स एंड द डिज़ाइन ऑफ द सील्स इज ऑल्सो सेम। तो एवरीवेयर वेर एवर यू फाइंड सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कॉमननेस इन टू दिस होल आस्पेक्ट, we do come to know कि there is some kind of homogeneous there is some kind of I would say authority behind that sir, ठीक है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ये टॉपिक का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट अथॉरिटी हमको कहाँ कहाँ डेवलप होती हुई दिख रही है सर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको कौन से बेसिस के ऊपर से ये देखने को मिल रहा है कि एक एंशिएंट स्ट्रक्चर या एंशिएंट एक पॉलिटिकल किंगडम हुआ करता था जो इन सब को चलाता था सर, ठीक है ना। उन सब के बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो लेट्स गो टू दैट एस्पेक्ट। हम लोग पहले वो एस्पेक्ट के ऊपर चले जाते हैं जहाँ एंशिएंट अथॉरिटी हमको कहाँ कहाँ दिख रही है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे मोटे मोटे तौर के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एनालिटिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करवाऊंगा सर, ठीक है ना। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज था कमेंट सेक्शन के अंदर, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इस प्रकार की व्यापार सिस्टम को हम लोग कैसे डील कर पाएंगे सर, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का इनफैक्ट पिछले क्लास के बाद एक मैसेज आया था और कमेंट्स के अंदर ही डाला था पिछले लेक्चर्स में कि सर इनके यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था या सील्स के द्वारा सब कुछ चलता था सर, ठीक है ना। वो स्टूडेंट का मानना ये है कि सर बार्टर होता था या सील्स के द्वारा चलता था सर, ठीक है ना। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखने की कोशिश करोगे कि हाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स यूज्ड टू टेक प्लेस सर, ठीक है ना, व्यापार कैसे होता था, आप जब इसको पूछते हो सर, ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें दिख जाएगी सर, है ना। बार्टर से भी होता होगा मैं तो मानता हूँ, और बार्टर के साथ साथ इनफैक्ट हम लोग ये भी मान सकते हैं कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ सील्स विच वर यूज्ड इन द एक्सचेंजेस, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स के अंतर्गत, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत ये सील्स का भी महत्व होगा सर। दोनों आपको सिस्टम दिख जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही चीज़ है सर, ठीक है। आप कभी भी यहाँ पे हड़प्पीय सभ्यता या बाकी कोई भी सभ्यता के अंदर आप देखने की कोशिश करोगे, आपको जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर पिक्चर क्लियर रह जाना चाहिए कि कहीं कहीं पे ट्रेड एंड कॉमर्स यूज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ बार्टर, मतलब सर्विसेज को और गुड्स को एक्सचेंज कर देना, या आप देखोगे सील्स का उपयोग, दोनों हमको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो हड़प्पी सभ्यता में आपको ये दोनों पॉइंट दिख जाती है, तो उसको लेके आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ है वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की एक फिक्स लाइन ऑफ एस्पेक्ट है, आपको क्लियर रहना चाहिए सर, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। कल मैंने आपको इनकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि कहाँ विदेश तक व्यापार कर रहे थे, हाउ लॉन्ग दे वर ट्रेडिंग, और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे हुआ करता था सर, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पीय सभ्यता में इनको पूरा चलाने वाला गाइडिंग फोर्स कौन था सर, ठीक है ना। हु वॉज द गाइडिंग फोर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन एंड वाई वी सी के देयर वॉज सम काइंड ऑफ गाइडिंग फोर्स बिहाइंड दैट सर, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट्स सी दिस पॉइंट एंड लेट्स ट्राई टू सी द रोल ऑफ द स्टेट, द किंग, द मोनार्की, वॉज देयर एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी सर, ठीक है। तो मैं आपको एक डिफरेंसेस के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है। डिफरेंसेस का फॉर्मेट का मतलब क्या है कि वॉज देयर एनी गवर्नमेंट और वॉज देयर एनी स्टेट सर, है ना। वॉज देयर एनी गवर्नमेंट, वॉज देयर एनी स्टेट, वॉज देयर एनी किंग, वॉज देयर एनी आई वुड से अथॉरिटी। इसके बारे में जब लोग डिस्कशन करते हैं इंडस सिविलाइजेशन के अंदर में, तो उसके पीछे दो प्रकार की थियरी आती है सर, ठीक है। पहली थियरी आती है यस और दूसरी थियरी आती है नो। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पीय सभ्यता में कोई राजा या कोई राज्य, कोई अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी, पर मेजॉरिटी
और मैं कहूँगा कि मैक्सिमम ऑफ द हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इंडस सिविलाइजेशन हैड सम काइंड ऑफ रोल ऑफ अथॉरिटी। अब इसके फेवर में बोलने वाले बहुत लोग हैं सर। देर आर मैनी पीपल हु आर एक्चुअली फेवरिंग दिस एस्पेक्ट दैट देर वॉज सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट और अ स्टेट। अब आपको यहाँ से सवाल आता है कि सर आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, सर यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, तो आर वी गेटिंग एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस बिहाइंड दैट? हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक सरकार हुआ करती थी और यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, यहाँ पे एक अथॉरिटी हुआ करती थी, तो आप कह रहे हो कि हाँ सर हुआ करती थी, तो इसके पीछे कोई हमको एविडेंसेस मिले हैं? वेयर डू वी सी द एविडेंसेस? वेयर आर द evidences behind this logic that there was some kind of authority behind them? Getting my point? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग जब इंडस सभ्यता को अभ्यास किया, when we studied the Indus civilization and when we see multiple evidences, हमको बहुत सारे इसके पीछे के एविडेंसेस दिखे। जैसा कि पहला एविडेंस आप समझने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ा एविडेंस दिख रहा है, वो है यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग। याद रखेगा, यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग का मतलब ये है कि हड़प्पीय सभ्यता के ज़्यादातर शहर जो थे वो प्लान्ड सेटलमेंट थे कि नहीं थे? ये प्लानिंग के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से ग्रिड प्लानिंग की जाती है। हमने ये भी देखी थी कि इनकी वाटर मैनेजमेंट कैसे हुआ करती थी, पानी का लेके जो पूरा का पूरा प्रबंधन था वो कैसा हुआ करता था। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनके जो घर हुआ करते थे, ये घरों की डिज़ाइन भी बहुत सिमिलर हुआ करती थी सर। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन the planning model where the city was divided into two parts, that is the citadel which was lying in the west part of the city, and I would say the lower town which was actually in the east part of the city sir। ठीक है, तो ये जो citadel और lower town जो है उसका भी आपको प्रासंगिकता दिखता है। You find the citadel and lower town actually in fact है ना dividing the whole region into two parts sir। Getting my point or not है ना? तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी द थर्ड पॉइंट बिहाइंड देम, तो हमको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे इन लोग की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये स्क्रिप्ट भी आपको सब जगह पे यूनिफॉर्म दिख रही है। मतलब आप हड़प्पा से लेके मोहनजोदड़ो से लेके लोथल से लेके धोलावीरा तक कोई भी विस्तार में चले जाइए सर, है ना, यू गो टू एनी प्लेसेस यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। इनकी जो लिपि है वो बदलती नहीं है। जैसे भारत में क्या है सर, ठीक है, भारत में आपको डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस दिखेगी। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो हिंदी भाषा बोली जाती है और आपको देवनागरी लिपि दिख जाएगी। यू कम टू गुजरात तो आपको गुजराती भाषा दिखेगी, देवनागरी लिपि दिखेगी। फिर आप नीचे साउथ के स्टेट्स में चले जाओ तो द्राविड लैंग्वेज एंड द्रविडियन स्क्रिप्ट बोली जाती है, लिखी जाती है सर, है ना। तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नडा है सर, ठीक है। दिस आर ऑल द लैंग्वेजेस विच आर बीइंग स्पोकन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट सर। पर हड़प्पा में ऐसा नहीं था, देयर इज सिंपल स्क्रिप्ट एंड ये स्क्रिप्ट सब जगह पे सेम है। तो ये स्क्रिप्ट अगर सब जगह पे सेम है, मतलब ये है कि यहाँ पे एक अथॉरिटी हुआ करती थी जिसने ये स्क्रिप्ट को इशू किया था सर, ठीक है। इसके पीछे का एक तीसरा रीज़न है, वो है सील्स। आप हड़प्पा के अंदर समझने की कोशिश करिए तो आपको सील्स दिख जाते हैं। वो सील्स भी सेम ही प्रकार के, सेम ही डिज़ाइन से बनते हैं सर, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप याद करोगे तो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट भी दिखता है सर। वी फाइंड द आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना। तो जो भी एविडेंसेस हमको यहाँ पे मिले हैं वहाँ पे कोई ना कोई एक अथॉरिटी हमको दिख रही है सर, ठीक है। उसके सिवाय आप पकड़ने की कोशिश करिए तो हमने इसके पीछे इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर। और इकोनॉमी के अंतर्गत जब हम लोग देख रहे हैं तो वो जो यूज़ ऑफ सील्स हमको दिख रहा है, यूजेज ऑफ सील्स और सीलिंग, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है, कि जो गठरी होती है, कोई भी आपका जो भी सामान पैक करके उसको पूरा सील पैक कर दिया जाता है, तो वो तो आज की तारीख में कौन करता है, राज्य ही करता है ना। द सीलिंग्स आर बीइंग एक्चुअली पैक्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज़ ओनली, है ना। आप कोई भी चीज़ पैक करोगे या कोई भी चीज़ को सील लगाओगे सर, है ना, वो तो राज्य सरकार ही करती है सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग इतना तो मान सकते हैं कि एक अथॉरिटी थी। ये अथॉरिटी के अंतर्गत इकोनॉमी में हमको एक बहुत इंटरेस्टिंगली आधार दिख रहा है, वो है यहाँ पे हमको वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं सर, ठीक है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंगली एस्पेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। आप समझने की कोशिश करिए वेट्स एंड मेजर्स को सर, ठीक है। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर में हमको एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट दिखता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का मतलब ये है कि आप 2 किलो टमाटर हड़प्पा में लेके जाओ या 2 किलो टमाटर आप मोहनजोदड़ो में लेने जाओ, आपको सेम साइज़ के ही मिलेंगे सर, ठीक है।
तो आपको सेम साइज़ के मिल रहे हैं, मतलब ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी मोटी ताकत हुआ करती थी जो इन चीज़ों को गवर्न करते हुए कंट्रोल कर रही है सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये मान सकते हैं, इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक अथॉरिटी हुआ करती थी। ये अथॉरिटी में वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। आज की तारीख में आप समझने की कोशिश करिए, भारत सरकार जो है जब लैंग्वेजेस की बात आती है तो अपने अंडर में रखती है सर, ठीक है। कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा देना, किसको नहीं देना, दैट विल बी केप्ट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सेम वे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी अदर पोर्शंस, से फॉर एग्जांपल वेट्स एंड मेजर्स है सर, ठीक है। वेट्स एंड मेजर आज की तारीख में भी भारत सरकार ने अपने अंडर में ही रखा है सर। आप उठा के देख लीजिएगा, किताबों के अंदर आपको दिखेगा कि यूनियन लिस्ट के अंदर वेट्स एंड मेजर आता है। मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफियर नहीं करना है कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, और वहाँ पे खाली और खाली केंद्र सरकार काम करेगी, मतलब संघ की सरकार काम करेगी सर, ठीक है। हड़प्पा में भी वेट्स एंड मेजर का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, हमारे पास बहुत क्लियर कट एविडेंसेस मिल गए हैं। ये वेट्स एंड मेजर्स इनफैक्ट हम लोग ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे एक अथॉरिटी ऑफ स्टेट हुआ करता था। ये वेट्स एंड मेजर से ये भी पता चलता है कि इनको इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर था सर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले वेट्स एंड मेजर्स को थोड़ा बहुत समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा के अंतर्गत किन किन प्रकार के हमको यहाँ पे वेट्स एंड मेजर्स का एविडेंसेस मिल गया है सर, ठीक है ना। तो आप पिछले क्लासेस को याद करिए, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस। जब हमने हड़प्पन आर्ट्स को पढ़ा था तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाया था सर, है ना। और हड़प्पन्स ने इस प्रकार के छोटे 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 क्यूब्स बनाए थे सर, ठीक है। ये क्यूब्स का ऐसा मानना है कि दिस वाज एक्चुअली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेट्स। तो आज की तारीख में हम लोग इनफैक्ट कोई भी चीज़ जब दुकान में खरीदने जाते हैं तो आज तक क्या है कि वो डिजिटल वेइंग स्केल आ गया है। इन प्रेजेंट डे यू ट्राई टू गेन समथिंग बाय द वेट, तो आपको डिजिटल स्केल दिख जाएगा, पर पहले आपको इस प्रकार के वेट दिखते थे। तो लोहे के होते थे जनरली, उसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में बाटा कहते हैं हम लोग सर, ठीक है, कि भाई बाट मुँह को आना ऊपर सर, है ना। तो कोई भी आपका जो भी आप सामान लेने जा रहे हो दुकान के अंदर, तो उसके ऊपर आपको वो दुकानदार जो भी होगा, किराने वाला होगा, सब्जी वाला, अभी सब्जी की दुकान पे तो अभी भी ये ट्रेडिशनल दिख जाता है सर, ठीक है। हड़प्पन्स ने इन चीज़ का डेवलपमेंट किया था, इसके पीछे हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस है सर, ठीक है। हड़प्पन्स ने इनफैक्ट ये जो वेट्स एंड मेजर्स बनाए थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली इन्होंने उसको डिवाइड करके बनाए थे सर, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर, ठीक है। हड़प्पा में जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो रहे थे वो कहीं ना कहीं एक वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा इन्होंने उसका निर्माण कराया था सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। एंड वी फाइंड कि इनके यहाँ पे कुछ कुछ विशेष पत्थरों का इस प्रकार से क्यूबिकल स्टोन्स के रूप में उपयोग किया जाना वो दर्शाता है कि यहाँ पे इन्होंने उसको वेट के रूप में, काउंटर वेट के रूप में यूज़ किया होगा सर, ठीक है ना। तो आपने तराजू को देखा होगा, यू माइट हैव सीन द तराजू सर, ठीक है ना। तराजू की खासियत क्या होती है सर, ठीक है। अगर आप तराजू को देखने की कोशिश करोगे तो उसके ऊपर ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए सर, ठीक है। एंड वी सी दैट यहाँ से आपको वो दिखेगा, क्या कहती है, आपको एक चेन दिखेगी, और चेन के इस साइड के ऊपर आपको एक प्लेट दिखती है। यहाँ पे भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तराजू के इस साइड के ऊपर आपको एक और प्लेट दिखेगी सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एंड वी फाइंड कि ये जो जितनी भी प्लेट्स हुआ करती थी सर, ठीक है, इन सब के ऊपर से जो चीज़ें होती है उसको काउंटर वेट किया जाता है। तो जो बंदा उसको पकड़ के बैठा है वो तराजू को देखेगा कि यार कौन सी साइड भारी हो रही है सर। अगर ये हैवी हो रही है तो यहाँ पे काउंटर वेट डाला जाता है सर, ठीक है ना। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फ्रूट्स रख दी है और फिर यहाँ पे आपने 200 ग्राम इनफैक्ट है ना वेट डाला हुआ है काउंटर वेट के रूप में सर, ठीक है। अगर ये साइड हैवी हो रही है तो यहाँ पे एक और एडिशन किया जाएगा, सो दैट दिस विल बी अल्टीमेटली लिफ्टिंग अप, और ये बैलेंस हो जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो बीच में कांटा होता है, ये कांटा किस साइड के ऊपर झुकता है वो दर्शाता है कि आपके यहाँ पे किस प्रकार का बैलेंसिंग हो रहा है सर, ठीक है ना। तो हड़प्पन्स ने इस प्रकार के वेट्स एंड मेजर्स का यूज़ किया था। क्यूबिकल पत्थर से चर्ट नाम का एक स्टोन था, और ये दर्शाता है कि यहाँ पे इनके यहाँ पे स्टेट की अथॉरिटी थी सर, है ना। स्टेट की अथॉरिटी आपको सील्स के अंदर दिखती है। स्टेट की अथॉरिटी आपको ये खिलौने, मतलब जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था उसको रेगुलेशन के रूप में आपको दिख जाएगी सर, ठीक है। और मैंने आपको ये जो क्यूबिकल्स बताए सर, कहाँ गए सर, ठीक है, ये वाले सर, ठीक है। ये जो चर्ट नाम का पत्थर है इसके ऊपर कोई इनफैक्ट मार्किंग नहीं किया गया, देयर इज नो मार्किंग ऑन दैट सर, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं किया गया, सीधे सीधे इसको मोटे मोटे तौर के ऊपर रख दिया गया है। ये भी एक प्रकार की चीज़ों को दर्शा रहा है सर, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम लोग जब हड़प्पन
क्राफ्ट के बारे में और हड़प्पन्स को बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जो इसको इशू किया करते थे सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट आपको यहाँ से दिखती है। वी ऑल्सो फाइंड कि इनके जो वेट्स एंड मेजर्स की जो टेक्निक है समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है ना। वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया था, 1 2 4 8 16 32 और 12,800 तक चलती रहती है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। वाइल दी हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है पॉइंट समथिंग करना सर, ठीक है, 1.4 करना या 1.23 करना सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द डेसिमल सिस्टम ऑन इंडिया? तो मैं कहूँगा नहीं सर, ठीक है। बट द मेथड वॉज वेरी सिमिलर सर, ठीक है। दे वॉन्ट टू डू द ब्रेकअप, इनको कोई चीज़ को तोड़ना होता था तो इन्होंने डेसिमल सिस्टम का बेसिक बनाया है। अगर कोई छोटी डिनोमिनेशन होती थी, मतलब मिनिमम क्वांटिटी के अंदर आप व्यापार कर रहे हो, तो उसमें 1 2 4 16 मतलब बाइनरी सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हुए लोग आगे चले जाएंगे सर, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि इनके यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं कि देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। यहाँ पे व्यापार को जब इनफैक्ट प्राधान्य दिया जा रहा था इकोनॉमी के अंतर्गत, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, हमको मैथमेटिक्स का भी डेवलपमेंट दिख जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ बहुत ही लैंडमार्क है हड़प्पन्स के लिए, हमको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या दिख रहा है सर, ठीक है। स्मॉलर वे जो हुआ करते थे, मैंने छोटे छोटे पत्थर बताए, वो पत्थर मूलतः ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के लिए होते हैं। इवन आज की तारीख में भी आप सोनी के वहाँ चले जाओ ना, सोनी मतलब गोल्ड स्मिथ है ना, जो सोनार का काम करते हैं सर, ठीक है। उनके पास अभी भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मूलतः एक विशेष प्रकार की जो वज़न है सर, मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जो वेट्स है वो वेट्स को बेसिकली डिवाइड करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए यूज़ होते रहते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। इनफैक्ट हड़प्पा के अंदर आपको स्केल पान्स मिले हैं। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस प्रकार के तराजू दिखेंगे सर, ठीक है ना। ये आपका क्या है सर, ये स्केलिंग पान तो है सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। ये स्केलिंग पान तो है सर, ठीक है ना। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पन्स के यहाँ पे एक अथॉरिटी हुआ करती थी। ये अथॉरिटी यहाँ पे वेट्स एंड मेजर्स को डेवलप करवा रही थी। यही अथॉरिटी इनफैक्ट यहाँ पे जो मेटल के स्केल पान्स यहाँ पे मिले हैं, उनके बेसिस के ऊपर से भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट दर्शाता है कहाँ पे, एंशिएंट अथॉरिटी पे सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पत्थर थे, अलग अलग प्रकार के क्यूब्स के पत्थर हुआ करते थे, उसको किसने इशू कराया? ये जो डिनोमिनेशन सिस्टम आपने डेवलप की है, डेसिमल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम, उसको किसने इशू कराया सर? ये स्केल पान को इनफैक्ट आप कैसे स्टैंडर्डाइज कर रहे हो सर, ठीक है। तो इकोनॉमी को एडवांसमेंट मिले और इसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत होती है। ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या दर्शाता है? ये स्टैंडर्डाइजेशन दर्शा रहा है कि देयर वॉज सम काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। देयर वॉज सम काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, राज्य का एक अपना एग्जिस्टेंस हुआ करता था और ये बहुत प्रोमिनेंटली आपको हड़प्पन सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है ना। सो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग ये पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं वापस और देखने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा के यहाँ पे जो अथॉरिटी हुआ करती थी वो कहाँ कहाँ पे मिलती रहती है सर, ठीक है। 3-4 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। पहला बोला गया है कि वॉज देयर अ किंग, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्टेट एंड व्हाट हाउ द गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड, है ना, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन सर, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती थी, गवर्नमेंट का रिफ्लेक्टेड सर, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड इटसेल्फ, है ना। तो एक आपको फोटो दिखेगा सर, है ना। इन मेनी ऑफ द बुक्स आप एनसीईआरटी भी देखोगे या आर्ट एंड कल्चर की भी कोई किताब देखोगे, आपको एक फ़ोटो दिखेगा और उसमें आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंगली एक चाचा दिखेंगे सर, ठीक है ना। थानोस, इसको मैं थानोस कहता हूँ सर, है ना। तब का ये थानोस हुआ करता था सर, ठीक है। थानोस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी दाढ़ी हुआ करती थी थानोस की जैसी, देख रहे हो सर, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं वापस, आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो इनकी दाढ़ी हुआ करती थी काइंड ऑफ, इन्होंने ट्री फॉल पैटर्न के अंदर एक शाल ओढ़ के रखी है ऐसे गोल करके सर, ठीक है। और फिर सर के ऊपर भी कुछ बांधा हुआ है ऐसे टीका जैसा आपको दिख रहा है सर, ठीक है, ज्वेलरी के रूप में आपको दिख रहा है। तो लोगों का मानना है कि ये वहाँ के प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। प्रीस्ट किंग का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। दिस पर्सन वॉज एक्चुअली वॉज द कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ द हड़प्पा सर, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मतलब जो पूरा सिविलाइजेशन है, या मेनली कह सकते हैं कि उसकी जो एक जगह है उसको कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी हुआ करती थी सर, ठीक है, केडी मोहम्मद। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें बोली गई है सर, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। हम लोग को बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जहाँ हड़प्पीय समाज
हड़प्पीय सोसाइटी के अंदर बहुत विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे सर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन ले रहा था, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बोला गया है, टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कॉमननेस, सब जगह पे सेम मिल रहा है। हड़प्पन आर्टिफैक्ट इज एविडेंट इन द पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। आप समझने की कोशिश करिए कि हड़प्पा के अंदर जो पॉटरी मिली है वो अफलातून पॉटरी मिली है। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, ये हड़प्पा की पॉटरी है। आप ज़्यादातर हड़प्पा के विस्तार में जाओगे, मेजर सिटीज़ में जाओगे, आपको इसी प्रकार की पॉटरी दिखेगी। ये पॉटरी को हम लोग रेड एंड ब्लैकवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड एंड ब्लैकवेयर सर। नाम याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स के अंदर से आपको पूछता रहता है कि भाई ये रेड एंड ब्लैकवेयर का क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना। और रेड एंड ब्लैकवेयर पॉटरी हमको कहाँ कहाँ दिख जाती है, कहाँ कहाँ मिल जाती है सर, ठीक है ना। तो हमको एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए कि रेड एंड ब्लैकवेयर पॉटरी जो है वो हमको हड़प्पा के अंदर मिल रही है सर, ठीक है। हड़प्पा के जितने भी शहर में आप चले जाइए, यू गो टू ऑल द प्लेसेस सर, ठीक है, वहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है इन मल्टीपल एरिया सर, ठीक है। तो ये जो मैप है मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है, उसमें आप पॉटरी को उठा के देखोगे ना, तो राइट अक्रॉस हड़प्पा टू कालीबंगन टू राखीगढ़ी टू लोथल टू नागेश्वर, धौलावीरा, चाणूदरो, उसमें सेम काइंड ऑफ पॉटरी दिख रही है सर, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रिक्स भी आपको सेम दिख रही है सर, ठीक है। ब्रिक्स की जो साइज़ है, उसका जो वेट है, उसका जो रेशियो एक पूरा का पूरा मिल रहा है, वो आपको सेम दिख रहा है सर, ठीक है। तीसरा हमने प्लानिंग के फीचर के बारे में बताया सर, प्लानिंग का फीचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। हड़प्पा के ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं मॉन्यूमेंट्स, वो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए। हमने आपको बताया था कि घर बनता था तो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता था। तो नगरपालिका का अस्तित्व हुआ करता था क्या? इनके पास लोकल स्टेट हुआ करता था, नगरपालिका का महत्व था कि नहीं था सर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ के गए हमारे लिए डिस्कशन करने के लिए और हमारे लिए चर्चा करने के लिए। ये छोड़ के गए कि बेटा हम तो चाह रहे हैं पर आपके लिए एक असमंजस बता के जा रहे हैं। असमंजस का मतलब है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं लगेगी सर, ठीक है, क्योंकि हम तो बता के गए नहीं, हमने हमारी स्क्रिप्ट आपको बताई नहीं है, तो यू विल नॉट नो कि हम कैसे इस सिस्टम को चलाते थे। पर कोई तो होगा सर, है ना, कोई तो होगा जो ये सिस्टम को चला रहा है, कोई तो होगा जो इन चीज़ों को निर्माण करवा रहा है सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी यही लिखता है। व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट? एनसीईआरटी इंटरेस्टिंगली हमको यहाँ पे बताने की कोशिश करता है कि देयर वाज यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन द पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है, वेट्स अभी डिस्कस किए सर, ठीक है। नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर वर ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, गुजरात में धौलावीरा, लोथल और फिर रंगपुर, रोजड़ी, नागेश्वर, ये सब साइट्स है। जम्मू में आपको मंडा करके एक साइट दिखती है। कौन सी सर? मंडा। मंडा एक्चुअली याद रखेगा, इट इज़ ऑफिशियली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो यू विल फाइंड कि हड़प्पा की जितने भी शहरों में आप चले जाइए सर, ठीक है, जम्मू से लेके गुजरात तक ये रहा सर, ठीक है, दिस इज़ मंडा बाय द वे सर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ये गुजरात, और इसके भी नीचे नर्मदा के नीचे एक और शहर आया हुआ है, दईमाबाद सर, याद रखेगा। दईमाबाद इज़ दी एक्चुअली साउदर्न पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, याद रखेगा कि दिस इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो सबसे दक्षिण का भाग है हड़प्पीय सभ्यता के अंदर सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली क्या बोला गया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू सर, ठीक है, यहाँ आप ब्रिक्स के अंदर लेके जाइए, वो कोई सिंगल सेंटर पे बनती नहीं थी सर, है ना। ब्रिक्स वर नॉट कंस्ट्रक्टेड एट अ सिंगल सेंटर। यहाँ की प्रोडक्शन यहाँ पे होती होगी, यहाँ की प्रोडक्शन यहाँ होती होगी, यहाँ, बट उसकी एक डायमेंशन इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई ईंटें कहीं पे भी बने पर उसका रेशियो सेम होना चाहिए सर, ठीक है। आज की तारीख में भी भारत में आप जो ईंट का उपयोग करते हो वो इंडियन स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से चलती है सर, ठीक है। यू माइट हैव अवेयर्ड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एस BIS सर, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर, ठीक है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके जो संस्था है ना, ये क्या करती है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन लाती है प्रोडक्ट्स की अंदर, बाकी सारे कमोडिटीज़ के अंदर जो यूज़ होती है कटिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। से फॉर एग्जांपल आपने ईंट देख ली है, ईंट ब्रिक्स की बात कर देता हूँ, या आपने सीमेंट खरीदनी है सर, ठीक है। आप सीमेंट कहीं पे भी खरीदिए सर, है ना, आप गुजरात में खरीदिए, आप अहमदाबाद में खरीदिए, आप बॉम्बे जाके खरीदिए, आप चेन्नई जाके खरीदिए, आप कलकत्ता में जाके खरीदिए, यू विल गेट द सेम क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब ये सवाल ये नहीं है कि अहमदाबाद में जो सीमेंट इनफैक्ट मैं खरीद रहा हूँ वो कहाँ पे बनी होगी। हो सकता है कि इट माइट हैव मेड इन द लोकल स्टेट, अहमदाबाद गुजरात के अंदर बनी होगी। आप कलकत्ता में खरीद रहे हो तो सीमेंट प्रोडक्शन वहाँ ईस्ट के अंदर कहीं पे हुआ होगा, कलकत्ता के आजू बाजू में हुआ होगा, झारखंड उड़ीसा में हुआ होगा सर, ठीक है, पर गुजरात में जनरली नहीं बना होगा। कलकत्ता वालों को भी सेम क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिल रही है आज की तारीख में,
और अहमदाबाद वालों को भी सेम क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिल रही है आज की तारीख में। तो ये किसने किया? क्योंकि भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, उसने कहा कि सब जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। नाम ही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ठीक है ना। इसके कोड्स आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कहते हैं इसको हम लोग सब, है ना, टेक्निकल भाषा के अंदर। हड़प्पन्स ने भी ईंटों का निर्माण जो कराया है उसके अंदर आपको एक बहुत कॉमननेस दिखेगी, और उसकी प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड होती थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि खाली एक जगह पे ईंट बन के उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाया जाता था। मोहनजोदड़ो के अंदर ईंट बनती थी तो वहाँ पे उसका उपयोग हो जाता था कंस्ट्रक्शन के अंदर। धौड़ावीरा के अंदर भी ईंट बनती थी तो उसका उपयोग फिर धौड़ावीरा में ही हो जाएगा। लोथल में ईंट बनेगी तो उसका उपयोग लोथल में ही हो जाएगा। सो इट विल नॉट बी एक्चुअली आई कैन से दैट उसको कहीं और भेजा जाता था, लोकल एरिया में उसका कंजम्पशन हो जाता था। सादी भाषा में मोटे मोटे तौर के ऊपर उसके 40-50-100 किलोमीटर का रेडियस होगा, उससे ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा। तो ये टेक्निक कोई एक बंदा ट्रांसफ़र किया होगा, या यहाँ पे एक राज्य सरकार होगी जिसने नियम बनाया होगा कि भाई घर कोई भी बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, आप धौड़ावीरा में बनाओ, लोथल में बनाओ, मोहनजोदड़ो में बनाओ, घर कहीं पे भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, पर ईंटों की डिज़ाइन सेम होनी चाहिए। ईंटों के अंदर आप जो भी प्रकार का मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो भी सेम होना चाहिए, उसका रेशियो साइज़ भी सेम होनी चाहिए। अब साइज़ में यूनिफॉर्मिटी साहब कभी कभी आज की तारीख में नहीं मिल पाती। आज कभी कभी आप देखोगे तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप ब्रिक्स नहीं बनाओगे तो कभी कभी ब्रिक्स आपको लंबी दिख जाएगी, कभी छोटी दिख जाएगी सर, है ना, जो मिट्टी की बनी हुई होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। लोकल एरियाज़ में कभी लोग बना देते हैं, पर तब इनफैक्ट आपको सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। तो कोई होगा ना, मैं तो कहता हूँ कि इनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका था, जहाँ कोई एक सेंटर पे ईंट को इन्होंने टेस्टिंग किया था, रिसर्च लेबोरेटरी बनाई होगी, फिर बनाया होगा कि चलो इसको पूरी भारत के अंदर जहाँ जहाँ हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे हैं उनको ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको सर? ठीक। So might be a possibility that some people would have known the production technique of the bricks and then they would have actually transferred this technique to some other people as well, sir. समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली डन, ये बहुत इंटरेस्टिंगली की हुई इनफैक्ट चीज़ें हैं, और ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट पॉसिबल नहीं है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है ना। यहाँ कोई एक ऐसी शक्ति थी जो कह रही थी कि भाई ऊपर से नीचे तक सब कुछ एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। आज जैसे नगर पालिका है कि नहीं है, आप रास्ते पे एंक्रोचमेंट करोगे दूसरे दिन JCB आ जाएगा, और आपको तो पता है JCB क्या काम करता है आगे सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो मूल तरह से आप समझने की कोशिश करिए, हड़प्पा के ज़्यादातर शहरों के अंदर आपको नगर पालिकाओं का अस्तित्व दिखता है सर। वी डू गेट सम काइंड ऑफ अर्बन गवर्नमेंट विच वॉज एग्जिस्टिंग ओवर हियर। लोकल गवर्नमेंट का जिसे हम लोग फीचर कहते हैं ना सर, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ करती थी जो ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराती थी, और इसको सुपरविज़न के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हुआ करती थी सर, ठीक है। पर ये कौन हुआ करती थी उसको लेके अभी चर्चा करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि सरकार थी कि नहीं थी, और थी तो उसके पीछे क्या क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं सर, ठीक है ना। व्हाट एविडेंसेस आर बिहाइंड द पॉटरी और व्हाट एविडेंसेस बिहाइंड द स्टेट सर, है ना। अथॉरिटी के पीछे के एविडेंसेस क्या है पहले वो तो बता दो, फिर अथॉरिटी कौन थी उसके ऊपर एक ओपन एंडेड डिस्कशन एक और करेंगे अभी। आज हम लोग उसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं सर, ठीक है। तो वेट्स आपको दिख रहे हैं, पॉटरी दिख रही है सर, वेट्स की डिज़ाइन को आपने ये बनाया हुआ है, तो ये क्या है, कोई क्राफ्टमैनशिप को दर्शा रहा है। आपने ब्रिक्स की डिज़ाइन बनाई है, पॉटरी सब जगह पे सेम है सर, माटी के बर्तन बन रहे हैं सर, सब जगह पे रेड एंड ब्लैक पॉटरी आपने दिखेगी। एवरीवेयर यू विल फाइंड द यूज ऑफ रेड एंड ब्लैक पॉटरी। अब हाउ द रेड एंड ब्लैक पॉटरी वॉज मेड, एंड इसके अंदर की डिज़ाइन वो भी सेम है, आपकी स्क्रिप्ट सेम है सर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने जो स्क्रिप्ट यूज़ की है, द स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो सेम सर, है ना। हमने हड़प्पा की स्क्रिप्ट के बारे में पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो ये जो स्क्रिप्ट बनाई है साहब, है ना बाबू, इन्होंने जो भी स्क्रिप्ट बनाई है ये भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कोई अथॉरिटी है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। वी हैव ऑल्सो सीन सेटलमेंट्स दैट वर स्ट्रेटेजिकली सेट फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजंस। हमने पिछले क्लास में ये भी देखने की कोशिश की थी कि बहुत सारे सेटलमेंट से उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। अब जैसे कि याद करिए कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इन्होंने 3 बड़े बड़े सेंटर ऐसे बनाए थे जो इनको व्यापार के लिए बहुत मददरूप कर रहे थे। पिछले क्लासेस को याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कहाँ कहाँ पे आया करता था। लोथल वॉज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड एज अ पोर्ट एंड दैट टू इन द लेटर हड़प्पन पीरियड। लेटर पीरियड का मतलब है कि जब हड़प्पा अपने चौथे फेज़ में चल रहा था, व्हेन द हड़प्पा वॉज गोइंग इनटू द 4th फेज़, ड्यूरिंग दैट टाइम वी डू गेट इंस्टेंसेज एंड वी डू गेट एविडेंसेस जहाँ पे ये लेटर हड़प्पन पीरियड के अंतर्गत यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग सर, है ना।
हमको बहुत क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं, हमको यहाँ पे बहुत क्लियर कट इंस्टेंसेस भी मिल रहे हैं कि यहाँ जो चौथा फेज़ में आया उसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में टाउन को एस्टेब्लिश किया गया। याद करिए चाणूदरो को सर, इट वाज एस्टेब्लिश इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ 7 हेक्टर्स, याद आया आपको? इनफैक्ट याद करिए नागेश्वर को, याद करिए बालाकोट को, ये वो सेंटर्स थे जिनका स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर उसको इंस्टॉल किया गया, उसको बनाया गया और उसका टाउन प्लानिंग एक विशेष प्रकार से करने की कोशिश की गई। लोथल में स्लूइस गेट डाला गया, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था स्लूइस गेट का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पीछे रिफ्लेक्ट करती है कि पीछे इनके पीछे एक ताकत थी जो कह रही थी कि ये शहर को अब ऐसे बनाया जाए। भारत जब आज़ाद हुआ तो चंडीगढ़ की स्थापना किसने करवाई थी? केंद्र सरकार, पंजाब की सरकार। मूलतः से आप देखोगे तो 2 फोर्सेस थी जो कह रही है कि यार एक नया कैपिटल बनना चाहिए, क्योंकि पंजाब का पुराना कैपिटल तो वहाँ चला गया, लाहौर, है ना, कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा सर, ठीक है। लाहौर इतना ब्यूटीफुल सिटी हुआ करता था, खैर पार्टीशन के बाद अब वहाँ चला गया है। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा था आज़ादी के बाद कि अब एक नया कैपिटल बनाएंगे जो नए इंडिया को दर्शाएगा, न्यू इंडिया के वैल्यूज़ को, न्यू इंडिया के सिस्टम को रिफ्लेक्ट करेगा, और उन्हीं के बेस के ऊपर से फिर चंडीगढ़ की स्थापना करवा गई। तो पीछे एक स्टेट था ना, देयर वाज अ अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो इन चीज़ों को निर्माण करवा रहा था सर, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन। सो इन द सेम वे व्हेन वी सी द हड़प्पन सिस्टम्स, in the same way when we see the Harappan cities, some cities were established in a very strategic way sir, है ना। strategic settlements also defines, याद रखेगा, strategic settlements also defines the authority of the state. We also find the script was very same all across the country. We also find the pottery was also same all across the country sir, है ना। तो ये सब कुछ अथॉरिटी को दर्शा रहा है, ये सब कुछ कह रहा है कि हड़प्पा के वहाँ पे एक राज्य सरकार हुआ करती थी, केंद्र की सरकार हुआ करती थी, कोई तो था उसमें, कोई तो था जो इन चीज़ों को चला रहा था, कोई तो था जो कह रहा था कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चलनी चाहिए। इसके पीछे एक और पॉइंट ऑथर ने ऐड किया है, वो है लेबर मोबिलाइजेशन सर, ठीक है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया, आप देखिए ग्रेट बाथ बनाया, आप अगर याद करिए तो सिटाडेल बनवाया, आपने ग्रैनरीज बनवाई, धोलावीरा के अंदर वाटर रिजर्वर्स बनाए, आपने ड्रेनेज लाइंस करवाई सर। इतने सारे मजदूरों को कौन लेके आता था? लोग स्वेच्छा से अपना काम करने आते थे, श्रमदान करने आते थे, हाँ, पीपल वर रेडी टू कम एंड वर्क। और वॉज देयर एनी अथॉरिटी जो लेबर मोबिलाइजेशन करती थी? आज की तारीख में भारत में बात करूं तो हाईवे बनाना होता है सरकार को, तो क्या लेबर मोबिलाइजेशन नहीं करना पड़ता? सरकार को अगर तालाब बनवाना है तो लेबर मोबिलाइजेशन नहीं करना पड़ता? सरकार को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्या लेबर मोबिलाइजेशन नहीं करना पड़ता? तो मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करवाना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, इस प्रकार की इमारत हमको खड़ी करनी है, वी वांट टू एस्टैब्लिश दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग, एवरीवेयर वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। तो सवाल ये था कि जब इतने सारे इंडिकेशंस हम लोग को मिल रहे हैं, खास करके इतनी बढ़िया प्रकार से पॉटरी को डिज़ाइन करवाना, मतलब एक विशेष प्रकार के इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो ये पॉटरी की डिज़ाइन को चेक करते थे सर। मेरा तो ये मानना है कि यहाँ हड़प्पन्स के यहाँ पे एक इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, मतलब ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, जिसके लिए आप आज की तारीख में एक्सपायर कर रहे हो ना बेटा, वो चीज़ हुआ करती थी जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती थी। तो ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी जो ये चीज़ों को देख रही थी कि यार कहाँ सिस्टम चल रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ क्या वीकनेसेस है, उसको कैसे रीडिफाइन किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एवरीवेयर वी सी इंस्टेंसेस ऑफ सम काइंड ऑफ अथॉरिटी ओवर देयर। सवाल ये था कि ये किसने करवाया? क्या यहाँ पे कोई राजा था? क्या यहाँ पे एक सरकार थी, संसद हुआ करती थी? क्या यहाँ पे हड़प्पीय सभ्यता के अंदर में हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, एक प्रजासत्ताक या गणतांत्रिक प्रकार की शासन व्यवस्था थी? कोई तो होगा, ये कौन थे उसको लेके अलग अलग मत ममांतर है सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब हम लोग हड़प्पा के पीछे की पूरी कहानी देखने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग हड़प्पा के पीछे की पूरी कहानी देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस अवेलेबल है आज की तारीख में। When we see the whole story of the Indus civilization, we do have multiple evidences for the, I would say, development of this political existence of some kind of authority. अब ये अथॉरिटी कौन थी और ये कैसे काम करती थी, उसके पीछे बहुत ओपन एंडेड टॉपिक छोड़ के गया है सर, ठीक है।
अब देखोगे यहाँ लिखता है कि इफ़ यू लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर, क्या हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पावर को देखते हैं, और फॉर डिफिक्शंस ऑफ द पीपल इन द पावर, आर्कियोलॉजिकल प्रोवाइड्स नो इमीडिएट आंसर। यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी है वो हमारे लिए तत्कालिक रूप से कोई जवाब नहीं दे पा रही है सर। ठीक है, सुनिए मेरी बात। द आर्कियोलॉजिकल सिस्टम डज नॉट गिव्स एनी काइंड ऑफ इमीडिएट आंसर्स। और वाई दी आर्कियोलॉजी डज नॉट गिव्स एनी इमीडिएट आंसर्स, तो उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आर्कियोलॉजी में जो रिमेन्स मिले हैं उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखा तो नहीं है कि ये राजा का था, ये रानी का था, ये सरकार का था सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बट काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले हैं, ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, ये मॉन्यूमेंट्स कहीं ना कहीं इनफैक्ट है ना एक महल की तरह थे। जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर एक बड़ा सा पैलेस मिला हुआ है सर, याद रखेगा सर। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछ देगा कि कहाँ पे पैलेस लाइक मॉन्यूमेंट आया हुआ है सर। दे कैन आस्क यू वो क्वेश्चन कि भाई कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे आया हुआ है, तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर एक पैलेस मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो के अंदर एक पैलेस मिला हुआ है, जहाँ हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे इनफैक्ट राजा रहता होगा। अब खाली मोहनजोदड़ो के अंदर पैलेस मिला है, मतलब क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? ये दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु सभ्यता का मुख्य मथक था या कैपिटल के रूप में था, इसके लिए यहाँ पे पैलेस मिला गया है, राइट सर? हाँ, कैन बी दिस पॉसिबिलिटी? क्या इसको हम सहमति के अंदर इतना मान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो वाज अ पैलेस एंड वहाँ पे इनफैक्ट अथॉरिटी रहती होगी, राजा रहता होगा, माइट बी अ पॉसिबिलिटी बिहाइंड दैट सर। ठीक है, यहाँ पे ही आपको एक स्टैचू मिला है, जो स्टैचू के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो स्टैचू के अंतर्गत हमको प्रीस्ट किंग के बारे में जानकारी मिलती है, वी गेट द नॉलेज ऑफ प्रीस्ट किंग सर, है ना। अब ये जो प्रीस्ट किंग था, ये प्रीस्ट किंग यहाँ का राजा था। एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई ये तो राजा होगा इनका, और इनके राजा के द्वारा बेसिकली ये सिस्टम चलती होगी। बट हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना, वी डू नॉट नो कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर, वी एक्चुअली डू नॉट नो कि द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर। इनके यहाँ पे सरकार कैसी चला करती थी वो भी हमको एक्चुअली में नहीं पता है सर। तो जब जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को देखते हैं, जब जब हम लोग सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो हमको पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी एग्जिस्ट हुआ करती थी। एक स्टोन की स्टैचू मिली है जिसको लोगों का मानना है कि ये प्रीस्ट किंग का था, बट हमको ये पता चलता है कि इनफैक्ट ये प्रीस्ट किंग खाली इंडस के अंदर नहीं मिलता है, ये प्रीस्ट किंग इसी प्रकार के मेसोपोटामिया के अंदर भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया जिसे हम लोग इराक के रूप में पहचानते हैं, और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि ये जो मेसोपोटामिया वाला रीजन है, वहाँ पे ये इंडस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस था। याद आया सर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जहाँ पे हड़प्पीय सभ्यता की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज रिफ्लेक्टेड इनटू द मेसोपोटामियन सील्स, एंड वी हैड डिस्कस्ड द मेसोपोटामियंस कंसीडर्ड दिस पीपल एज सुपीरियर। हड़प्पन पीपल वर क्वाइट सुपीरियर टू द मेसोपोटामियंस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स कि हड़प्पन्स ने इनके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कराई होगी सर। तो एक ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है और सेम इसी प्रकार की मेसोपोटामिया के अंदर से मूर्ति मिली है, द स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट किंग दैट हैज़ बीन फाउंड इन हड़प्पा एंड द स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट किंग दैट हैज़ बीन फाउंड इन द मेसोपोटामिया आर सेम काइंड ऑफ। और हिस्टोरियंस का मानना है कि ये प्रीस्ट किंग यहाँ पे भी रूल करते होंगे, वहाँ पे भी रूल करते होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हड़प्पा के प्रीस्ट किंग का प्रभाव वहाँ तक था, मेसोपोटामिया तक था, क्योंकि हड़प्पन्स ने इकोनॉमिकली और कल्चरली इनको काफ़ी डोमिनेट भी किया होगा थोड़े तौर के ऊपर सर, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में हड़प्पन्स जाया भी करते थे वहाँ पे, राइट सर। सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो जिस प्रकार से इनफैक्ट ये हड़प्पन्स ने इनको इनफैक्ट है ना सिस्टम को चलवाया था, ये चलवाने के सिस्टम के अंतर्गत लोगों का मानना है कि प्रीस्ट किंग might be a possibility. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamia and its history, and the priest king have found parallels in the Indus region. मतलब मेसोपोटामिया और इंडस दोनों रीजन के अंदर आपको प्रीस्ट किंग इस प्रकार के पंडितों के बारे में जानकारी मिलती है, और पंडित भी थे और राजा भी थे सर, है ना। ये प्रीस्ट भी थे और राजा भी थे। अब देखिए इनकी मूर्ति देखेंगे सर, ठीक है, इनकी मूर्ति देख के एनालिसिस करिए सर। इनके हाथ के ऊपर कुछ खड़ा है सर, ठीक है, ऑन द हैंड, पर्टिकुलरली ऑन दिस पोर्शन सर, है ना, ये बाइसेप्स के पोर्शन के ऊपर हमको पता चला है इन्होंने कुछ बांधा हुआ है सर, ठीक है।
इन्होंने एक शाल लपेटी हुई है, वो ट्री फॉइल पैटर्न के अंदर इनकी शाल है सर, ठीक है। उसके बाद इनकी दाढ़ी देखोगे तो यू थानोस टाइप की दाढ़ी है सर, है ना। ऊपर सर के ऊपर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ इन्होंने ज्वेलरी पहन के रखी है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो वी फाइंड मल्टीपल सिस्टम्स आर ओवर हियर सर, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, द प्रॉब्लम इज़ कि हड़प्पन प्रैक्टिसेस जो थी वो हमको डायरेक्टली कंसीडर नहीं करवा पा रही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और कैसी हुआ करती थी वो हमको कंफर्म नहीं है सर, ठीक है। सो द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड, नॉट आर देर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज परफॉर्म्ड ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिटिकल पावर। मतलब आप जिसको प्रीस्ट किंग कहते हो, आप जिसको प्रीस्ट किंग कहते हो, तो हमको तो पहले यही नहीं पता कि ये प्रीस्ट था कि नहीं था। मेसोपोटामिया के वहाँ पे ऐसा हो गया है कि वी हैव व्हाट अ कन्फॉर्मिटी कि वहाँ कुछ कुछ चीज़ें मिली है, वो उनके लिटरेचर के साथ भी लिंकअप हो रही है। आर्कियोलॉजी शुड ऑलवेज बी कोरिलेटेड विद लिटरेचर। तो जब मेसोपोटामिया का लिटरेचर कह रहा है कि हमारी राज्य व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी और उनके यहाँ पे अब आर्कियोलॉजिकल टूल्स भी वैसे मिल गए, तो हम मान लेते हैं कि भाई ऐसी सिस्टम होगी। पर हड़प्पा में तो ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट देयर इन द सेम केस ऑफ हड़प्पा सर। तो हड़प्पा में जब ऐसा नहीं था तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीस्ट के बारे में आप बोल रहे हो वो उस टाइम पे रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी रखते होंगे, क्योंकि हड़प्पा के अंदर जो रिलीजन की कंडीशन है या हड़प्पा के अंदर जो रिचुअल्स कंडीशन है वो तो हमको पता ही नहीं है। वी एक्चुअली डू नॉट नो what was the religion and the ritual conditions of the Indus civilization. So when we do not know the religion and the ritual condition of the Indus civilization, then what is the point of I would say so and so discussion and so things are getting my point, है ना। तो पिक्चर आपका क्लियर रहना चाहिए, द पिक्चर शुड बी वेरी मच क्लियर कि हड़प्पा के वहाँ पे आप जिन जिन प्रकार की सिस्टम को सोच रहे हो वैसी सिस्टम शायद एग्जिस्ट किया भी करती थी, हो सकता है कि शायद एग्जिस्ट किया नहीं भी करती थी सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी सर, ठीक है। तो दो प्रश्न मैंने आपको पहले पूछे थे, आई हैड आस्क यू 2 क्वेश्चंस ओवर हियर सर, ठीक है। पहला प्रश्न मैंने आपको पूछने की कोशिश की थी जब हमने ये सेशन शुरू किया था कि वॉज देयर एनी स्टेट, मैंने कहा हाँ था। वॉज देयर एनी अथॉरिटी, मैंने कहा हाँ था। सील्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्क्रिप्ट, यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग, इकोनॉमी, वेट्स एंड मेजर्स, इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं पॉटरी। पॉटरी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स, ये सब पॉइंट्स आपके फेवर में आ जाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। दिस ऑल पॉइंट्स शुड बी इन द फेवर ऑफ द आई वुड से द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी दैट वाज एग्जिस्टिंग इन द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि भाई इंडस सिविलाइजेशन में सो एंड सो सिंबल ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट किया करती थी, इसके लिए हम लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि कौन था, हु वॉज द स्टेट एंड हु वॉज द अथॉरिटी सर, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यस देयर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ देयर काइंड ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी थी तो कैसी थी, अथॉरिटी कैसी हुआ करती थी, हाउ वॉज द अथॉरिटी रिफ्लेक्टेड, हाउ इट फंक्शनड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या पता चलता है उसके बारे में, अब थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक कहानी चलती है कि यहाँ पे राजा हुआ करता था सर, और वो राजा ही पंडित हुआ करता था। इसके लिए हमने आपको बताया कि एक कहानी चलती है प्रीस्ट किंग की सर, है ना। तो जो स्टोन का स्टैचू मिला है, ये स्टोन का स्टैचू हिस्टोरियंस के हिसाब से प्रीस्ट किंग है, बट आज की तारीख में ये थियरी को नकार दिया गया है। याद रखेगा कि ये प्रीस्ट किंग 100% यहाँ का राजा था, या ये जो प्रीस्ट किंग है यहाँ पे रूलर क्लास था, उसके पीछे हम लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। We cannot come to a conclusion in 100% way that the priest king was the ultimate ruler and the de facto person who was ruling this place, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेरी मच श्योर कि जब जब हम लोग यहाँ पे सिंबल ऑफ अथॉरिटी की बात करेंगे तो काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ पे सिंगल रूलर नहीं था सर, ठीक है। एक थियरी ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंगली चलती है कि देयर वाज नो रूलर्स एट दैट टाइम सर, ठीक है, और कोई राजा ही नहीं था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखिए देयर वाज नो रूलर, और एक थियरी कहती है कि व्हेन एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सोशलिज्म की कहानी थी और इगैलिटेरियन सिस्टम के तहत हम लोग कह सकते हैं कि एक वे ऑफ लाइफ हुआ करती थी सर, गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हड़प्पा के अंदर में हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, वो ये है कि हड़प्पन्स एक्चुअली इनफैक्ट
ये पोर्ट्रे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीवन एंजॉयड एन इक्वल स्टेटस, क्योंकि एक हिस्टोरियन का ग्रुप और आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप कह रहा है कि कोई रूलर था ही नहीं। अब क्या आप लोग ये थियरी के साथ सहमत हो? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आर यू एग्रीइंग टू दिस व्यू पॉइंट कि देयर वाज नो रूलर्स। अभी मैंने आपको बहुत सारे एविडेंसेस बताए, और मैंने आपको कितने सारे एविडेंसेस बताए आप समझने की कोशिश करिए। देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस बेस्ड ऑन द प्लानिंग, ऑन द ब्रिक साइज, ऑन द हाउसिंग, on the pottery, on the economy, weights and measures, strategic settlement, seals, art and craft and script, everything shows कि there was some kind of authority. दूसरी थियरी कहती है कि there was no authority and everyone enjoyed equal status. अगर everyone enjoyed equal status, then what about burials? Because the burials shows some kind of social hierarchy into the Harappan civilization, right or not? माय फ्रेंड, आप बताइए, क्या बरियल्स का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो क्या हमको यहाँ पे सोशल हायरार्की मिलती है कि नहीं मिलती है? याद करिए पिछले क्लासेस को, मैंने आपको बताया था कि लोग 50 तोला पहन के दफनाए गए थे। 50 तोला मतलब सोना पहन के दफनाए गए थे। हाँ, याद आया कि नहीं आया आपको सर? ठीक है। उसके सिवाय अगर आप याद करो, यू ट्राई टू रिमेंबर दी अदर पॉइंट्स जहाँ पे हमने समझने की कोशिश की थी कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत वी डू गेट इंस्टेंसेस जहाँ पे लग्जरी आइटम्स मिलती है सर, है ना। सो अगर सब लोग इक्वल होते तो जो लग्जरी आइटम्स मिली है इन द फ्यू सेटलमेंट्स, वो क्या दर्शाती है? दैट थिंग ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ हायरार्की सर, ठीक है। सो एक चीज़ तो हम लोग बहुत क्लियर कट मानते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल हायरार्की। देयर इज लीस्ट पॉसिबिलिटी कि देयर वाज नो रूलर्स, क्योंकि नो रूलर्स के ऊपर कैसे मानोगे सर? ठीक है, ये प्लानिंग कौन करता था? लोग अपने हिसाब से करते थे, कोई रूलर नहीं था। ईंटों की डिज़ाइन सब अपने हिसाब से करते थे, सबके अंदर उतनी एनलाइटनमेंट आ गई थी। हाँ, मानस इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो इतना उस टाइम पे एक्टिव था, ये मैं कहूँगा कि सतयुग का समय था वो। दैट वाज अ पीरियड ऑफ सतयुग, गोल्डन एज, कि वहाँ कोई शासक नहीं था, उसके बावजूद पब्लिक नेकी से काम करती थी, बहुत नैतिकता से काम करती थी। पीपल यूज टू फॉलो द एथिकल वे ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर? ठीक है। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे हाईलाइट करे गए हैं और करवाए गए हैं, जहाँ पे एक साइड के ऊपर आप कह रहे हो कि यहाँ पे नो रूलर्स थे। रूलर्स नहीं थे तो इतना सारा वो हमने देखा कि साम्राज्य बनाया, इतनी सारी चीज़ें बनाई, वो विदाउट एनी अथॉरिटी कैसे एग्जिस्ट किया करती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता सर। इसके लिए ये जो पॉइंट है ना, वेयर देयर वाज नो रूलर्स, ये पॉइंट को हम नकार देते। रूलर्स नहीं थे ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। अभी से ही बोल देता हूँ मैं आपको, अगर आपके अंदर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया कि देयर वाज नो रूलर्स, मतलब आप इस प्रकार की कुतूहलता कर रहे हो कि सर कोई रूलर नहीं था, तो फिर बहुत जटिल प्रश्न हो जाएगा। इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और ये 900 साल तक सर्वाइव करती है। आप कह रहे हो कि देयर वाज नो रूलर्स, तो 900 साल तक विदाउट कोई रूलर ये लोग सर्वाइव कर पाए? 900 साल तक इनफैक्ट व्यापार कर रहे थे अपने हिसाब से, कोई अथॉरिटी के बिना। अरे यार, अथॉरिटी नहीं होती तो अराजकता आ जाती है। दूसरा क्या है कि मनुष्य पहले से ही, मैं कहूँगा कि क्या कहते, टेरिटोरियल रहा है। इंसान की फितरत रही, जैसे, क्योंकि वी आर स्पीशीज़ ना, हम एक्चुअली, आप देखने की कोशिश करिए, जैसे जानवरों में स्पीशीज़ है, वैसे हम भी एक स्पीशीज़ का प्रकार है। और हम लोग जब स्पीशीज़ के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हमारी एक टेरिटोरियल डायमेंशन है, हमारी एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, और हम चाहते हैं कि हमारा, जहाँ पे हमारा अथॉरिटी चल रहा है वहाँ पे हम अपने हिसाब से चलाएंगे। वो चाहे आपका हाउस हो गया, आपका घर हो गया, तो आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे कि घर में हमारे रीत रिवाज ऐसे है, हमारी परंपरा ऐसी है, राइट सर? ठीक है। या उसके सिवाय आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू सी द अदर पार्ट्स, जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि क्या 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 कह सकते हैं कि ईंटों के अंदर हमने देखने की कोशिश की, टाउन प्लानिंग के अंदर देखने की कोशिश की, तो सब जगह पे रूलर्स की तो एग्जिस्टेंस थी, रूलर्स थे। और मैं तो कहूँगा ब्यूरोक्रेसी भी एग्जिस्ट किया करती थी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता में ब्यूरोक्रेसी थी कि नहीं थी, तो हम कहेंगे कि येस, देयर वाज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज वेल, क्योंकि विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस वास्ट स्केल, आई वुड से, सिविलाइजेशनल एटीट्यूड। एंड जब अथॉरिटी नहीं होगी तो अराजकता आ जाएगी सर। वेर एवर देर इज लैक ऑफ अथॉरिटी, वेर एवर देर इज, आई वुड से, नो अथॉरिटी एज सच, इट विल लीड टू एनार्की। वो तो एनार्कियल कंडीशंस में समाज को लेके जाता है, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना?
तो इसके कारण लोग कहते हैं कि रूलर्स तो हुआ करते थे। दूसरा प्रश्न है कि एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस। अगर सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे तो क्यों इस प्रकार की मूर्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाई? Why some people had some kind of jewelry which was worn over them? Why some people had the statues built of themselves? मूर्ति किसकी बनती है? आप समझने की कोशिश करिए। राजनेताओं की, पॉलिटिशियंस की, रूलर्स की, आपकी और हमारी मूर्ति बनती है, या हम जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ देंगे तो हमारी मूर्ति बनेगी? सब देख नहीं समझे, बाकी मूर्ति कॉमनवेल्थ की तो बनती नहीं है। तो अगर आप बोल रहे हो कि सबकी इक्वल स्टेटस है तो ये मूर्ति किसने बनाई? Who made this kind of statues? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर? ठीक है, आप खाली मेरी बातों को समझिए, मैं आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करवा रहा हूँ जो किताबों के अंदर लिखी गई है, पर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन उठा सकता हूँ और उठाने के पीछे मेरे पास जायज़ मुद्दे हैं। आई हैव गॉट वैलिड पॉइंट्स बिहाइंड देम। और जब मैं वैलिड पॉइंट्स की बात करता हूँ तो आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि सर बहुत सारा डायमेंशंस कवर कर रहा है। तो बेटा डायमेंशंस के ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे। अब वो ज़माना चला गया कि लोथल से क्या खिलौना मिला है और चरणोदरों से क्या खिलौना मिला है, उसके बारे में वन पॉइंट में मैथ द फॉलोइंग कर दीजिए। एक आध क्वेश्चन वहाँ से आया तो आया। बाकी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन पूछता है कि वॉज देयर एनी अथॉरिटी, अथॉरिटी थी तो कहाँ पे दिखती है, अथॉरिटी नहीं थी तो कहाँ पे दिखती है, और ये सब आपको एनसीईआरटी के अंदर से मिलता है सर। ठीक है, जहाँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा भाई ये भी चीज़ें बन सकती है जो हमने कभी सोची ही नहीं। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी फॉर्म दैट वी हैड नेवर थॉट अपॉन, है ना। तो एज ए टीचर तो मेरा कार्य यही है। ये महाशय की मूर्ति बनी है। अगर ये महाशय की मूर्ति बनी है और वहाँ पे ये बोला गया है कि देयर वाज नो रूलर, समझ में आया कि नहीं है? तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा बोला गया है कि एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस, सब ने इक्वल स्टेटस एंजॉय किया, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आप समझने की कोशिश करिए, वरना मूर्ति नहीं बनती सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये थियरी को हम पंचर कर देते हैं। लेट अस पंचर दिस सिंगल और देयर वाज नो रूलर और नो अथॉरिटी ओवर देयर। ये थियरी को हम आराम से पंचर कर सकते हैं और हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई ये जो नो रूलर का कंसेप्ट है ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिहाइंड दैट सर। ठीक है ना, तो इसको निकाल देते हैं हम लोग ये पॉइंट को सर। ठीक है, दूसरा ये बोलता है, ये कहता है कि देयर वाज नो सिंगल रूलर। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे बोला गया है देयर वाज नो रूलर, मतलब कोई था ही नहीं। यहाँ पे बोलता है कोई एक राजा नहीं था, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कोई एक राजा नहीं था, बट देयर वर सेवरल रूलर्स, मतलब एक से ज़्यादा शासक हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा हैड अनदर, एंड सो फोर्थ। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि एक थियरी पॉलिटिशियन पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ पे बोली जा रही है कि हड़प्पा के ये जितने भी शहर चल रहे थे वो सिटीज़ ने अपना एक रीजनल इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की थी। मोहनजोदड़ो जो सिंध के अंदर आया हुआ है, तो हो सकता है कि सिंध की एक साइड को या सिंध नाम के राज्यों को कंट्रोल करने के लिए मोहनजोदड़ो का अपना एक रीजनल कैपिटल होगा, मतलब आज के प्रोविंसेस की जैसी व्यवस्था। यह वैसी ही इनफैक्ट चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि हड़प्पा क्यों इनफैक्ट, है ना, क्योंकि पंजाब में था तो उसको चलाने लिए गनेरी वाला बीच में आपको देगा सर। ठीक है, गनेरी वाला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में दिखता है सर। ठीक है ना, तो वी फाइंड कि ये हड़प्पा नाम का जो राज्य है उसको चलाने के लिए अलग शासक होगा, मोहनजोदड़ो को चलाने के लिए अलग शासक होगा। ये गुजरात में जो साइट्स मिली है, उसको चलाने के लिए अलग शासक होगा। नॉर्थ इंडिया में जम्मू से लेके अफगानिस्तान छोटुगाई वाले रीजन में जो साइट मिली है वहाँ पे अलग शासक होगा सर। देयर माइट बी डिफरेंट रूलर बिहाइंड दैट। मतलब एक कहानी चलती है कि दिस माइट बी सम काइंड ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स, और इनके बीच में एक पॉलिटिकल इनफैक्ट फेडरेशन बना हुआ था, हम लोग कह सकते हैं सम काइंड ऑफ फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देम। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 से 5 शासक हुआ करते थे, 4 से 5 राजा हुआ करते थे, जिन्होंने इनफैक्ट इन सब चीज़ों को चलवाया था और सब ने यूनिफॉर्मिटी ला दी अपने साम्राज्य के अंदर से। ठीक है, तो इसमें 4 राज्य हुआ करते थे। हड़प्पा एक राज्य होगा, नॉर्थ इंडिया का एक राज्य होगा, इधर आप जाओगे तो मोहनजोदड़ो का एक राज्य होगा, नीचे गुजरात में आओगे ये वाला, तो गुजरात में भी आपको दिख जाएगा सर राज्य, और वहाँ से एक से ज़्यादा राजा होंगे, एक से ज़्यादा शासक होंगे सर, एक से ज़्यादा सरकारें होगी सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो माइट बी ए पॉसिबिलिटी सर, है ना। तो ये भी एक ओपन एंडेड टॉपिक है, क्योंकि ये ओपन एंडेड टॉपिक है तो इसमें इसी प्रकार की चर्चाएं चलती रहती है।
यूपीएससी जब क्वेश्चन भी पूछता है ना मुख्य परीक्षा के अंदर, मेंस एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स के अंदर भी, तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट को ओपन एंडेड छोड़ के जाता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, बात करते हैं कि सर यार ये कोई स्टेटमेंट के अंदर तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, व्हाट दिस ऑथर इज ट्राइंग टू स्पीक, है ना। ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो हमारे ऊपर से ही चला गया है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या कहानी कंडीशन रहती है सर, ठीक है ना। तो ये एक दूसरी थियरी चलती है। पहली थियरी चलती है देयर वाज नो रूलर, दूसरी थियरी चलती है देयर वाज नो सिंगल रूलर, कोई राजा ही नहीं था एक थियरी में, वो तो ख़त्म हो गई, और सब इक्वल नहीं थे वो भी ख़त्म हो गया सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस दिख जाते हैं हमको सर, ठीक है। बट देयर वर मल्टीपल रूलर्स, हड़प्पा हैड अ सेवरल रूलर, मोहनजोदड़ो हैज अ सेवरल रूलर सर, ठीक है, अलग से ज़्यादा शासक होंगे सर, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ दिख रही है। अगर यहाँ पे अलग अलग शासक होते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, तो इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी कैसे आ पाई, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रही सर, ठीक है ना। इफ़ देर आर मल्टीपल रूलर्स फॉर मल्टीपल एरियाज, इफ़ देर आर multiple rulers for multiple areas, so how they were able to have so much of similarity and uniformity in the form of planning, in the form of settlement, in the form of bricks, in the form of I would say art and craft, in the form of the script, in the form of the strategic location sir। अब क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा राज्य एग्जिस्ट किया करते थे, सुनिए मेरी बात, यहाँ पे एक से ज़्यादा राज्य एग्जिस्ट किया करते थे, देर आर मल्टीपल स्टेट्स, यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, तो अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाले राज्यों में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे यहाँ पे रीजनल स्टेट्स क्यों अलाउ करेंगे? वाई वुड द रूलर्स ऑफ मोहनजोदड़ो अलाउड देम टू एस्टेब्लिश बालाकोट, और वाई डिड द रूलर्स ऑफ गुजरात, मतलब ये जो गुर्जर प्रदेश है वहाँ पे धौलावीरा लोथल, उन्होंने नागेश्वर नाम के सेटलमेंट को अलाउ किया? अगर लोकल स्टेट्स होते, लोकल किंगडम होते और प्रोविंशियल शासक व्यवस्था होती जहाँ पे सबने अपना अपना एक क्षत्रप बनाया होगा, अपनी एक जागीर बनाई होगी, काइंड ऑफ सामंती राज्य की जैसा, तो इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, स्ट्रेटेजिक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो ये जो दूसरी थियरी है ना कि देयर वर मल्टीपल रूलर्स, देयर वर मल्टीपल रूलर्स, वो भी कहानी ख़त्म हो रही है सर, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि आप जिसे प्रोविंशियल किंगडम्स कहते हो और एक से ज़्यादा शासक हुआ करते थे और ये सब मिल के पूरा का पूरा राज्य चला रहे थे, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रूलर्स होंगे तो मल्टीपल कल्चर्स डेवलप होंगे, मल्टीपल शासन व्यवस्था होती, मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होती, बहुत सारी चीज़ें हमको डिफाइनिंग वे के अंदर आप देखोगे तो बदल गई होती पूरी तरह से। तो आप जिसे मल्टीप्लिसिटी के रूप में पहचानते हो, व्हेन यू कॉल समथिंग इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिसिटी, तो ये मल्टीप्लिसिटी मैं तो नकार देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मल्टीपल रूलर्स होंगे, गुजरात का और बंगाल के अंदर आप देखिए स्क्रिप्ट सेम है, गुजरात और बंगाल की क्या भाषा सेम है, गुजरात और बंगाल के बीच में कल्चरल वे के अंदर देखोगे तो वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंस है, नो डाउट पॉलिटिकल कंडीशंस, हम इंडिया में रह रहे हैं, पर कितनी सारी डाइवर्सिटी है। हड़प्पा के यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, वहाँ कभी भी मल्टीपल रूलर्स की थियरी को हम कैसे स्वीकार लेंगे? विदाउट अ सिंगल यूनिफाइड कमांड यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मेरी कहने की बात आपको यही है कि आप जब हड़प्पीय सभ्यता को देख रहे हो, आप जब हड़प्पीय सभ्यता को समझ रहे हो, तो आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि यार यहाँ कैसे इस प्रकार की रीजनल स्टेट्स होंगे, और रीजनल स्टेट्स होंगे तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के रीजनल लोग थे, जो लोग ने इनफैक्ट यहाँ पे दिलमून या मगन या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो मेसोपोटामिया तक व्यापार किया था। मेसोपोटामियंस ने एक जगह का नाम अपने लिटरेचर में लिखा था, वो जगह का नाम था मेलुहा, देख रहे हो यहाँ पे। तो मेलुहा नाम मेसोपोटामियंस जब अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं, व्हेन दी मेसोपोटामियंस राइट द वर्ड मेलुहा, was it writing for a single place or I would say multiple places? Mesopotamians said कि the land of Meluha was a land of seafarers। ये जो जगह थी, यहाँ से एक तूफानी कैप्टन जैक स्पैरो आते थे सर, गेटिंग माई पॉइंट है ना, और ये लोग आके यहाँ पे काफ़ी सारा कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी गेन किया था। तो अगर
छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल नहीं होती। सील्स की डायमेंशन सेम दिखती हैं, वी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सील्स आर वेरी सेम। वी सी द स्क्रिप्ट विच वॉज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन was the same kind of script that was actually copied by some of the states of Mesopotamia. In fact, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको जो weights and measure मिले हैं, the standardization of the weights and measures was actually copied by the people of Dilmun and Magan, and they copied on the weights and measurement of the Harappan civilization. तो अगर हड़प्पा के अंदर common weights and measure दिख रहे हैं, हड़प्पा के अंदर इतनी सारी चीज़ें कॉमन है और वो बाहर भी दिख रही है। छोटा राज्य होता तो कभी नहीं कर पाता, छोटा राज्य होता तो कभी भी इतना सारा एक्सपांशन नहीं कर पाता और डेवलपमेंट नहीं कर पाता, और इनफैक्ट इन प्रकार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है वो नहीं कर पाता। छोटा राज्य होता तो लेबर मोबिलाइजेशन भी नहीं कर पाता। आप समझने की कोशिश करी, हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा भी था लेबर मोबिलाइजेशन के अंदर में, जहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब आपको लेबर मोबिलाइजेशन करना होता है तो यू नीड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लेबर्स। रॉ मटेरियल लाना था, इतने सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे, इतनी सारी बड़ी बड़े बिल्डिंग्स बन रहे थे, तो कोई कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा यार। अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर कौन करेगा? हु विल डू दैट? देयर वॉज सम एग्जिस्टेंस, देयर एग्जिस्टेंस वॉज सेंट्रलाइज स्टेट्स। एक और थियरी चलती है जिसमें ये कहा गया है कि देयर वाज टू कैपिटल, ट्विन कैपिटल्स, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर ट्विन कैपिटल्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, सर, है ना। सो देयर इज दिस थियरी विच सेज कि देयर आर ट्विन कैपिटल्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, बट वी डू नॉट एब्सोल्युटली श्योर, वी आर नॉट श्योर कि वहाँ पे दो राजधानी थी कि नहीं थी, और थी तो कैसी हुआ करती थी उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है, सर, गेटिंग माय पॉइंट। बट मूलतः कहने की बात यही है कि जो तीसरी यहाँ पे आधार बोली गई है, जहाँ बोला गया है कि अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, बाकी सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था। गिवन द सिमिलैरिटी इन द आर्टिफैक्ट्स, द एविडेंस फॉर प्लान्ड सेटलमेंट्स, द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स अल्टीमेटली सेज कि यहाँ पे एक राज्य था, और ये जो एक राज्य था ये यूनिफाइड कमांड को एस्टैब्लिश करवाता था, और इसी ने ही सब नियम बनवा के लोकल गवर्नमेंट्स को प्लानिंग मॉडल के तहत इनफैक्ट लागू करवाया होगा, सर, गेटिंग माय पॉइंट। इनफैक्ट अभी तक हमने जो 3 थियरी देखी है उसमें जो पहली थियरी थी जो ये कह रही थी कि यहाँ पे कोई शासक नहीं था, वो थियरी पंचर कर दी। दूसरी थियरी थी कि यहाँ पे मल्टीपल रूलर्स है, वो भी पंचर हो गई। तीसरी थियरी है कि यहाँ पे एक सिंगल स्टेट था, यहाँ पे एक राजा कोई तो था, वो प्रिस्ट किंग था या डेमोक्रेसी थी या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वोटिंग होता था कि नहीं होता था वो बहुत जटिल प्रश्न है, पर कोई तो था, सर। इनफैक्ट द लास्ट थियरी सीम्स प्लॉसिबल एज इट इज लाइकली अनलाइकली दैट कम्युनिटी कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। आप जब इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लागू कर रहे हो, आप जब जिस हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था को चलवा रहे हो, आप जिस हिसाब से अपनी जो पूरी की पूरी प्लानिंग से लेके हर एक चीज़ों को, व्यापार से लेके स्क्रिप्ट से लेके हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, वो सोसाइटी अपने हिसाब से नहीं कर सकती। स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईविल। अगर आप समझने की कोशिश करिए, राज्य के लिए शब्द यूज़ होता है कि ये तो ज़रूरत है, और ये ईविल के रूप में, ईविल समझ में आ रहा है आपको, सर? ठीक है, काफ़ी लोग ये बात से सहमत नहीं होंगे, पर आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो उसमें रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ अथॉरिटी आपको बताया जाएगा, और उसमें रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ अथॉरिटी को जब हम लोग पढ़ते भी है तो उसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर कट लिख के आती है, उभर के आती है कि यार इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है, इसके बिना आप नहीं चला सकते शासन व्यवस्था। और जब डिसीजन लेने की बात आएगी तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, सर, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आपको एक पिक्चर बहुत क्लियर कट रह जाना चाहिए कि जब जब हमने इनफैक्ट यहाँ पे राज्यों की बात करेंगे, जब जब हम लोग यहाँ पे समझने की बात करेंगे कि हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे कोई था कि नहीं था, ये जितनी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी उसमें एक राज्य था। ये राज्य को लेके अलग अलग थियरीज चलती है। एक थियरी चलती है नो स्टेट, एक थियरी चलती है मल्टीपल स्टेट, एक थियरी चलती है सिंगल स्टेट। क्या चलती है, सर? ठीक है ना। एविडेंस ऑफ स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे, एविडेंस ऑफ स्टेट की बात करेंगे, सर, ठीक है, तो याद रखेगा कि रोल ऑफ स्टेट के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत,
तो आपको पता चलता है कि 3 बेसिस हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। एक कहता है नो स्टेट, कि मतलब कोई राज्य ही नहीं था। दूसरी थियरी कहती है, क्या कहती है, द सेकेंड थियरी सेज दैट देयर वाज मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल रूलर्स। मतलब मल्टीपल रूलर्स का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा शासक थे। और तीसरा था सिंगल स्टेट, है ना। मैं कहता हूँ कि सिंगल स्टेट था, क्योंकि सिंगल स्टेट के बिना आप सिस्टम को नहीं चला पाते, इतना बड़ा सिविलाइजेशन नहीं डेवलप कर पाते, और आपकी शासन व्यवस्था के अंदर अराजकता आ जाती। योर गवर्नेंस सिस्टम वुड हैव रिजल्टेड इनटू एनार्की, और एनार्की के कारण इशू क्रिएट होते। आप 900 साल तक विदाउट एनी अथॉरिटी नहीं सर्वाइव कर पाते। आपके यहाँ पे सोसाइटी में क्राइसिस आ जाता, इश्यू बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते सर, केडिमा पॉइंट। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हम लोग आज के क्लास को कंक्लूड करते हैं कि जब हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे राज्य का खुद का महत्व था, और यही राज्य के बेसिस के ऊपर से इन्होंने अपना विकास किया सर, केडिमा पॉइंट, है ना। तो आज हमने एक ब्रीफ टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। ब्रीफ का मतलब है कि वी हैव ट्राइड टू कवर्ड अप दिस पॉइंट सर, है ना। हमने 9 पॉइंट तक आज के क्लास में कवर किया है कि यहाँ पे सरकार था कि नहीं था। सरकार था तो किस प्रकार से सरकार का कार्य रहा है, वो भी पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूँगा तो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन का मतलब क्या है सर, ठीक है, इनका पतन कैसे होता है सर, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, ये टॉपिक को, ये चैप्टर को, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल सर, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वो टॉपिक की लीनियरिटी मेरी बदल जाएगी, और लीनियरिटी बदलती है तो मुझे लगता है कि 1 पॉइंट एट अ टाइम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि सर आप जल्दी करवा दीजिए सर, है ना, फटाफट ओवरनाइटली। तो देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत करना पड़ता है। अगर आप लंबा वहाँ पे रहना चाहते हो, मतलब इफ़ यू वांट टू स्टे फॉर 25, 30, 50 ईयर्स इन ए हाउस, आप अपने घर के अंदर 40-50 साल एक ही घर में बिताना चाहते हो कि नहीं, तो उसका जो फाउंडेशन है ना, उसका जो हम लोग क्या नींव रखी जाती है, बहुत मजबूत रखी जाती है। यूपीएससी की जर्नी भी वैसी ही है, द जर्नी ऑफ यूपीएससी इज़ ऑल्सो द सेम। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग फॉर द प्रिपरेशन, आप जब प्रिपरेशन फेज़ के अंदर चल रहे हो तो उसका फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। एनसीईआरटी यहाँ पे मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की तीनों पार्ट करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम का मतलब है 19-20 होता रहेगा, कभी 1.5-2 घंटा लेंगे, कभी 2 घंटे के आसपास ले लेंगे सर, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंस ऑफ द टॉपिक रिक्वायरमेंट, है ना। तो मैं उसके ऊपर आपको जस्टिफाई करके दूंगा सर, ठीक है। और ये तो जीएस के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि फाउंडेशन बनाना है। आप मेरे ऑप्शनल के क्लासेस में आओगे तो ऑप्शनल में इतनी ही डेप्थ के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। आई विल बी टॉकिंग विद दिस मच डेप्थ एंड मल्टीपल थियरीज जो किसने दिया था, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनकी डिक्लाइन थियरी के ऊपर प्रोपोगेट करिए, इनकी डिक्लाइन थियरी को क्रिटिसाइज़ करिए, इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस में हमको बता के दिखा के बताइए कि क्या कंडीशन हुआ करती थी सर, ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स को भी हम लोग चर्चा में लेंगे, विल बी टेकिंग दिस पॉइंट्स इन द डिस्कशन एज वेल, है ना। बट आज इतना रखता हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस मच पॉइंट एंड आई गेस वी हैव गिवन इनफ जस्टिस टू द इंडस सिविलाइजेशन। मतलब आप देखिए कि पहले क्लास से शुरू किया था ओरिजिन, डिस्कवरी, फूड एग्रीकल्चर, प्लानिंग, इरिगेशन, हाउसिंग मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फिर सोसाइटी के ऊपर डिस्कस किया, बरियल्स के ऊपर डिस्कस किया था, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्पेशलाइज सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया था, इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस किया था। पिछले क्लास में इनके सील्स और इकोनॉमी के अंदर फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था सर, ठीक है। आखिर में आज हमने वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर डिस्कस किया। वी हैव ऑल्सो डिस्कस ऑन द वेट्स एंड मेजर्स सर, है ना। पिछला क्लास आप याद करिए, तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस ऑन द वेट्स एंड मेजर्स सर, ठीक है ना। अभी डिस्कस किया कि इनका वेट्स एंड मेजरमेंट कैसे चलता था, वो भी स्टेट के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। तो अभी एक ही पॉइंट बाकी है, देयर इज ओनली 1 पॉइंट लेफ्ट आउट, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। तो डिक्लाइन हम लोग कल करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 1.5-2 घंटे के आसपास का एक सेशन बाकी रहेगा, एंड देन विल बी एबल टू रैप अप विद दिस चैप्टर, है ना। क्योंकि ये चैप्टर में मोटे मोटे तौर के ऊपर जो डिक्लाइन कैसे हुआ उसको लेके भी अलग अलग थियरीज चलती है। देयर आर मल्टीपल थियरीज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। एक थियरी कहती है कि इनके डिक्लाइन के पीछे वाटर का बहुत बड़ा रोल प्ले है, और पानी जो है वो पानी सूख गया था। एक कहता है कि फ्लडिंग हो गया था, बहुत बड़ी मात्रा में, वो क्या कहता है कि पानी इनके शहरों को डुबा देता है सर। एक कहता है भूकंप आया था, एक कहता है इकोलॉजिकल चेंजेस आ गए होंगे, जोग्राफिकल चेंजेस आए होंगे सर, है ना। तो दे आर मल्टीपल थियरीज, तो ये थियरीज को हम लोग अभ्यास करेंगे एंड देन विल कम टू अ कंक्लूजन कि हाउ द डिक्लाइन टुक प्लेस, है ना। इसके कंक्लूजन में जाके
एक मोटा मोटा पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि इनका डिक्लाइन फाइनली कैसे हुआ, उसके ऊपर भी आ जाएंगे सर, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कल इसके ऊपर 1.5-2 घंटा और चर्चा करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हड़प्पन्स में हमको जो आर्कियोलॉजिकल टूल्स मिले हैं उसके ऊपर हम लोग क्यों भरोसा नहीं करते हैं, वाई देर इज़ सम ओपन एंडेडनेस इन टू दी ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसके लिए तो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज़ नोन एज प्रोटो हिस्ट्री, याद आया सर, ठीक है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी श्योर सोर्सेज नहीं मिले हैं। तो डिक्लाइन में भी यही प्रॉब्लम है, इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस में भी यही प्रॉब्लम है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी यही प्रॉब्लम। वी आर नॉट एबल टू बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कि यार यही चीज़ों के कारण इनका पतन हुआ और यही चीज़ के कारण ये लोग डूब गए सर, है ना। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे ओपन एंडेड रह गए हैं जिसके ऊपर चर्चा अभी बाकी है ना। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी झांकी है सर, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ मैं। ऑप्शनल कोर्स 14 जुलाई से आई एम स्टार्टिंग ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इफ़ यू हैव नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन यू आर मोस्ट वेलकम। पूरा फाउंडेशन से लेके टॉप तक हम लोग ऑप्शनल को करेंगे, मतलब आप सिस्टमेटिक वे के अंदर। दिस विल इंक्लूड द सेशंस ऑन द मैपिंग एज वेल, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन मेजोरिटी ऑफ द एनालिटिकल पोर्शंस व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि सर हमको फैक्ट याद नहीं रहती है। मैंने बोला फैक्ट याद रखने की एक टेक्निक होती है। आप जब एनालिसिस मोटे मोटे तौर के ऊपर करोगे तो फिर फैक्चुअल पोर्शंस तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प हो जाएगा सर, ठीक है। फिर तो आपको छोटी मोटी कहानियाँ याद रखनी है, छोटे मोटे कैरेक्टर्स के नाम याद रखने होते हैं, और वो क्या है कि भाई रिविजन याद रह जाते हैं। आप जितना रिवाइज करोगे ना उतना ही आपको याद रह जाएगा सर, ठीक है। और एक जीएस का कोर्स भी शुरू हो रहा है जुलाई में, अगस्त में, दोनों के अंदर सर, ठीक है। मेरी बैचेस पर्सनली, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर अ ईयर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल अराउंड 5 to 6 मंथ्स चलेगा। अभी मैं एंशिएंट इंडिया से ही ऑप्शनल शुरू कर रहा हूँ, फिर देन आई स्टार्ट विथ मिडीवल इंडिया, देन मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सर, ठीक है ना। तो टोटल 250 मार्क के 2 पेपर है, 500 मार्क का पूरा ऑप्शनल है। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही मैं आपको 100% जस्टिफाई करूँ ऑप्शनल के अंदर, तो फुर्सत के साथ ऑप्शनल करेंगे। विल डू इट इन अ वेरी टाइम बाउंड मैनर एंड वेरी इफेक्टिव मैनर सर, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है। वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज दिस कोड PN Live and this will get you 10% off on the fees. Even this will also allow you to see my previous lectures जो अनअकैडमी में फ्री पे अवेलेबल है। स्पेशल क्लासेस कहते हैं। आप एप्लीकेशन पे जाओगे, मेरी प्रोफाइल पे लिंक करिए, क्लिक करिएगा, मेरी प्रोफाइल के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें प्रोफाइल में जाके आपको स्पेशल क्लासेस दिखेंगे। उस स्पेशल क्लासेस को देखते रहिए सर, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। आप अच्छी तरह से तैयारी करिए, लास्ट क्लास में हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे। चलिए सर, हम लोग आज कंक्लूड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन एंड ऑल द बेस्ट।